हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम देखेंगे दिसंबर 2012 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, दोहा, बरवई, कुंडलियां तथा सवैया, इनमें से अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोहा अपभ्रंश का मुख्य छंद है, ध्यान रखें। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज तथा छत्तीसगढ़ी, इनमें से आगरा का बोली क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखें, ब्रज बोली क्षेत्र है आगरा। ठीक है, ब्रज बोली जाती है आगरा क्षेत्र में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान दें, पंडिये सैल संत बखाने, देही बुद्ध बसंत न जाने, यह कथन किसका है? तो ध्यान रहे, सरहेपा का कथन है, पंडिये सैल संत बखाने, देही बुद्ध बसंत न जाने। ठीक है, नोट है यहाँ, ध्यान दें, यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न में कोई भी उत्तर सही नहीं है। यही कारण है कि यूजीसी ने इस प्रश्न के लिए समान अंक प्रदान किए हैं। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र है उसमें कोई भी उत्तर सही नहीं था, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर है। यह पंक्ति किसकी है? सरहेपा की, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो योगेंद्र या जोइंदू, ठीक है, या जोगेंद्र, ये तीन नाम लिए जाते हैं, तीनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो कहीं कहीं ऑप्शन में योगेंद्र, जोइंदू या जोगेंद्र मिले तो तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, कुछ भी नाम आ सकता है, ध्यान रखें। परमात्म प्रकाश, ठीक है, ये रचना है जिसके रचनाकार हैं योगेंद्र यानी जोइंदू। ठीक। अगला प्रश्न है, गोरखबानी, इसके संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बर्थवल गोरखबानी के संपादक हैं। अगला प्रश्न है, आलेखंड रचना का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रहे, परमाल रासो। आलेखंड रचना का दूसरा नाम है परमाल रासो और रचनाकार हैं जागनिक। ठीक है, याद रखें। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, यह उक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की उक्ति है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए। अगला प्रश्न है, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, प्रियादास तथा कुंभन दास, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से हैं? तो ध्यान रहे, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी स्वामी हरिदास, हित हरिवंश और प्रियादास ये अष्टछाप के कवि नहीं हैं, केवल कुंभन दास हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अष्टछाप के 8 कवियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, सूरदास, नंददास, परमानंद दास, ठीक है, चतुर्भुज दास, कुंभन दास। ठीक है, इस तरह से एक नाम और है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो इस तरह से पूरे 8 कवि हैं, ध्यान रखेंगे। 4 विठलनाथ के हैं, 4 वल्लभ आचार्य के हैं। ठीक, देखें अगली पंक्ति क्या है। प्रश्न है, हेरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जानिया कोई, क्या है पंक्ति? हेरी महतो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जानिया कोई, यह उक्ति किसकी है? तो मीराबाई की उक्ति है। किसकी? मीराबाई की उक्ति है। ठीक है, ध्यान रहे, मीराबाई की रचनाएं हैं, मीराबाई का मलार। ठीक है, ध्यान रखें, मीराबाई का मलार मीराबाई का काव्य संकलन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, मांगी के खेबो मसीत के सोईबो, लेबो को एक ना देबो को दो, क्या है पंक्ति? मांगी के खेबो मसीत के सोईबो, लेबो को एक ना देबो को
दो। यह पंक्ति का संबंध, इस पंक्ति का संबंध किससे है? तो ध्यान रहे, तुलसीदास की रचना कवितावली से ली गई पंक्तियां हैं। ठीक है, तुलसीदास की रचना कवितावली से ली गई पंक्तियां हैं। पंक्ति है, मांगी के खैबो मसीत के सोईबो, लेबो को एक ना देबो को दो। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की रचना कौन सी है? तो कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखें। कुतुब मुश्तरी, मुल्ला वजही। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रताप शाही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, नवरस तरंग। नवरस तरंग प्रताप शाही की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो पहली बात, छत्र प्रकाश क्या है? एक प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य। रचनाकार पूछे गए हैं तो लाल कवि। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। याद रखें, छत्र प्रकाश लाल कवि। अगला प्रश्न है, रहीम दास, गिरिधर कविराय, दीनदयाल गिरी और गिरिधर दास इनमें से नीतिकार कवि नहीं है। तो गिरिधर दास, गिरिधर दास नीतिकार कवि नहीं है। ठीक है, बाकी रहीम दास, गिरिधर कविराय और दीनदयाल गिरी, ये तीनों की तीनों कौन है? नीतिकार कवि हैं, जबकि गिरिधर दास नीतिकार कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका संबंध था? तो ध्यान रखें, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी का। ठीक है, लल्लू लाल और सदल मिश्र जी का संबंध था किससे? फोर्ट विलियम कॉलेज से। याद रखें, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा है, किस भाषा में लिखा है? तो ध्यान रखें, फ्रांसीसी भाषा में या फ्रेंच भाषा में। ठीक है, गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा में लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा किसने निकाला? कब निकला? तो ध्यान रखें, 1836 सन में। सन 1836 में। इसे ऐसे पढ़ें। ठीक, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तेहारनामा 1836 सन 1836 में निकला। ठीक, अगला प्रश्न है, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। यहाँ पर एक उक्ति है दोस्तों, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है। किसकी है ये? तो ध्यान रहे, ठाकुर की पंक्ति है। किसकी? ठाकुर की उक्ति है या पंक्ति है? बातें की है। कौन? ठाकुर। ठीक है, रीतिकालीन कवि हैं। ठीक, रीति मुक्त धारा के, ध्यान रखें, रीति मुक्त श्रेणी के कवि हैं ठाकुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे जरा, गौर करेंगे दोस्तों। हिंदू मग पर पाँव ना राखेऊ, का जो बहुतई हिंदी भाग्यऊ। क्या है उक्ति? तो यहाँ काव्य पंक्ति है, जरा ध्यान दें। हिंदू मग पर पाँव, मग यानी मस्जिद पर। ठीक है, हिंदू मग पर पाँव ना राखेऊ, का जो बहुतई हिंदी भाग्यऊ। यह काव्य पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की काव्य पंक्ति है, हिंदू मग पर पाँव न राखेऊ, का जो बहुतई हिंदी भाग्यऊ। ठीक है, नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ये किसने कहा है? तो कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी, ये कहा है नाभादास ने। किसने? नाभादास ने कहा है। ठीक है, नाभादास की पंक्ति है, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। ठीक है, अगर पंक्तियों से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो दोस्तों मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस के वीडियो हैं। ठीक है, आप काल के हिसाब से अंत में वीडियो देख सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस में मैंने मोस्टली
पंक्तियां कवर करने की कोशिश की हैं। ठीक है, तो एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी देख लें अगर आपके पास समय हो तो। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल, इनमें से सबसे पहले के कवि कौन हैं? तो रैदास। रैदास 1377 ईस्वी। रैदास यानी रविदास, दोनों नाम मिल सकते हैं, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। ठीक, रैदास या रविदास, इनका समय है 1377 ईस्वी। और ये ध्यान दें, अपने समकालीन कवियों में से यानी कबीरदास, धर्मदास, दादू दयाल, इनमें से सबसे पहले कवि हैं। और ध्यान रहे ये सभी किसके शिष्य हैं? तो ये सभी शिष्य हैं रामानंद जी के। ठीक है, रामानंद के 12 शिष्य थे जिनमें से ये कुछ प्रमुख शिष्य हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, केशवदास, रहीमदास, घनानंद और पद्माकर, इनमें से सबसे बाद के कवि कौन से हैं? सबसे बाद के कवि पूछे जा रहे हैं, तो पद्माकर। पद्माकर सबसे बाद के कवि हैं। ठीक है, ध्यान दें, 1753 से 1833 ईस्वी। 1753 से 1833 ईस्वी इनका समय है। किसका? पद्माकर का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, रीतिकाल के कवि हैं और सबसे बाद के कवि हैं पद्माकर जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत जननी, ध्यान से सुने, भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य तथा अंधेर नगरी, इनमें से भारतेंदु जी का नाटक नहीं है। तो कौन सा नाटक नहीं है? भारत सौभाग्य। ठीक है, भारत सौभाग्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत सौभाग्य किसका नाटक है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने ये घटना चक्र के वीडियो में भी बताए हैं, बाकी अपने रामबाण संकलन वाले वीडियो में भी इनके बारे में बताया है। ठीक है, तो भारत सौभाग्य आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसके रचनाकार कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे जरा, बाल बोधिनी, कहीं कहीं बाला बोधिनी भी लिखा मिलता है, पत्रिका है, जरा ध्यान दे, पत्रिका से संबंधित प्रश्न है ये। बाल बोधिनी जो कि विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बनी थी पत्रिका। ठीक, फिर है हिंदी प्रदीप, फिर सरस्वती, फिर है नागरी प्रचारिणी, इनमें से मासिक पत्रिका कौन सी नहीं है? क्या जबरदस्त प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान दें, नागरी प्रचारिणी, नागरी प्रचारिणी मासिक पत्रिका नहीं है। इसके अलावा बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती पत्रिका, ये सभी मासिक पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल बोधिनी के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट। ठीक, फिर हैं सरस्वती, सरस्वती के हैं संपादक कौन? पहले चिंतामणि थे, बाद में कौन हुए? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और सरस्वती पत्रिका का द्विवेदी जी का जो काल है, समय काल, वह है 1903। ठीक है, 1903 में आए थे संपादक बनकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ध्यान रखें, बाल बोधिनी या बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप और सरस्वती, ये तीनों की तीनों मासिक पत्रिका हैं, जबकि नागरी प्रचारिणी मासिक पत्रिका नहीं है। अगला प्रश्न है, काशीनाथ सिंह जी, इनका उपन्यास कौन सा है? तो रेहन पर रघु। रेहन पर रघु किसका उपन्यास है? काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है रेहन पर रघु। अगला प्रश्न है, साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। तो यहाँ पूछ रहे हैं किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011 था। तो दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है कि एरर मिस्टेक है, यहाँ पर 2011 नहीं 1911 होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न के उत्तर में 1911 है। ठीक है, तो 1911 था, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले नागार्जुन, नागार्जुन का समय है 1911 से 1998 ईस्वी। 1911 से 1998 ईस्वी नागार्जुन। फिर है अज्ञे, अज्ञे का समय है दोस्तों 1911 से
1987 ईस्वी, 1911 से 1987 ईस्वी। फिर है केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल जी, इनका समय है 1911 से 2000 ईस्वी, 1911 से 2000 ईस्वी। फिर है दोस्तों शमशेर, कौन? शमशेर, इनका समय है 1911 से 1993 ईस्वी। तो दोस्तों याद रखेंगे साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष जिनका 1911 है, किस किस का? नागार्जुन, अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, यहां पर अलंकार पूछा जा रहा है पंक्ति में, तो ध्यान से सुने। दृग उर्जत टूटत कुटुम, क्या है? दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति। ठीक है, दृग उर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखें, असंगति, असंगति अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम जुरत जुरत चतुर चित प्रीति, और कुछ अंत ऐसे है कि दुर्जन ही है गांठ परी दई नहीं यह रीति, कुछ इस तरह से पूरी पंक्ति है ये। ठीक है, और इस पंक्ति में असंगति अलंकार है। ठीक है, और अलंकारों का वीडियो देखना है तो मेरे घटना चक्र के पूरी प्लेलिस्ट देखें, उसमें आपको जो कुछ बीच के वीडियो हैं, 100 से ऊपर के वीडियो, ठीक है, वहां पर आपको अलंकार यानी कि व्याकरण से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगे। मेरी सलाह से आप एक बार वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे दोस्तों, 10 द्वारे का पिंजरा, 10 द्वारे का पिंजरा, यह उपन्यास किसका है? तो ध्यान रखें, अनामिका। ठीक है, इस उपन्यास के रचनाकार हैं कौन? अनामिका, इनका उपन्यास है 10 द्वारे का पिंजरा। फिर है प्रश्न, कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो कथा सतीसर की लेखिका है चंद्रकांता, चंद्रकांता की रचना है कथा सतीसर। ठीक है, पुरस्कार भी मिला है इस रचना को, कथा सतीसर को। ठीक, ध्यान दें, अगला प्रश्न है, रस सूत्र के व्याख्याता कौन है? तो रस सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने। जिसकी व्याख्या किसने की थी? तो जरा ध्यान दें, भट्ट लोलट, भट्ट लोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त। तो ध्यान दें, भट्ट लोलट, फिर शंकुक, ठीक है, फिर है भट्टनायक, फिर है अभिनव गुप्त। ठीक है, इन सभी ने क्या किया? रस सूत्र की व्याख्या की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण, ठीक है, इसके संपादक कौन है? तो ध्यान दें, सही उत्तर है श्याम सुंदर सेन, श्याम सुंदर सेन संपादक हैं किसके? हिंदी दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण के, समाचार सुधावर्षण। ठीक है, श्याम सुंदर सेन, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, द न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखें, जॉन क्रो रैनसम, जॉन क्रो रैनसम की पुस्तक है द न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म, जॉन क्रो रैनसम। ठीक, फिर है अगला प्रश्न, राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रहे दोस्तों, जॉक डेरिडा, जॉक डेरिडा या जैक डेरिडा, इनकी पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस, याद रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, साधारणीकरण आलंबनत्व तत्व धर्म का होता है। किसका? आलंबनत्व धर्म का होता है। क्या? साधारणीकरण। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, सुअरदान, सुअरदान के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखें, रूप नारायण सोनकर जी, रूप नारायण सोनकर की रचना है सुअरदान। अगला प्रश्न है, अन्न है मेरे शब्द, अन्न है मेरे
शब्द, यह कृति किसकी है? तो ध्यान रखें एकांत श्रीवास्तव जी की। एकांत श्रीवास्तव जी की कृति है अन्न है मेरे शब्द। फिर है अगला प्रश्न, अनारो। अनारो उपन्यास किसका है? तो ध्यान रखें मंजुल भगत का। मंजुल भगत का उपन्यास है अनारो। ठीक है। अगला प्रश्न है व्योमकेश दरवेश। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो ध्यान दें, सॉरी, यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि व्योमकेश दरवेश, ठीक है, तो ये रचना किस विधा की है? तो ध्यान रखें जीवनी विधा की। ठीक है, व्योमकेश दरवेश, ठीक है, जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी रचनाकार हैं इसके। ठीक है, एक बार देख लेना फिर भी, और अगर आपको कंफर्म चाहिए तो आप मेरी महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं रचनाकार वाली प्लेलिस्ट देख लें, उसमें शॉर्ट वीडियोस हैं, उसमें आपको ये रचना मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों, क्या है ये? जीवनी विधा है, व्योमकेश दरवेश। ठीक, अगला प्रश्न है सुचरिता। सुचरिता का संबंध किससे है? तो सुचरिता पात्र हैं किसकी? ठीक है, तो किस उपन्यास की पात्र हैं सुचरिता? ऐसे प्रश्न बनेगा। ध्यान दें, बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की पात्र हैं सुचरिता। और यह उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, ध्यान दें, रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का सही अनुक्रम है, सबसे पहले कीर्ति पताका, विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका। फिर है रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना। फिर है रामचंद्रिका, केशव दास की रचना है। फिर है कृष्णायन। कौन सी? कृष्णायन। तो ध्यान रखें, रचना काल की दृष्टि से सबसे पहले कीर्ति पताका, फिर रामचरित मानस, फिर रामचंद्रिका, फिर कृष्णायन। ठीक है, ये सभी रचनाओं का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, गौर करें, रचनाकार के आधार पर, किसके? रचनाकार के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले कृति है मैथिली शरण गुप्त की कृति साकेत। क्या है समय साकेत का? 1931 ईस्वी साकेत। फिर है जयशंकर प्रसाद की कृति कामायनी, 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी कामायनी। ठीक है, कहीं कहीं 1935 भी मिलता है, तो दोनों समय ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ये लोग। हमें एग्जाम जब देने जाओ तो वहां पर समय हमने पढ़ा कुछ होता है, वहां पर आता कुछ है, कुछ और है। ठीक है, एक साल आगे पीछे कर देते हैं, कभी कभी 2 साल का भी अंतर कर देते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें और चीजें कंफर्म करके पढ़ें। ठीक है, अगला है कुरुक्षेत्र, दिनकर की रचना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, जिसका समय है 1946 ईस्वी। फिर है धर्मवीर भारती की रचना अंधा युग, जिसका समय है 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी। ध्यान रखें, सबसे पहले साकेत 1931 ईस्वी, फिर कामायनी 1936 ईस्वी, फिर कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, फिर है अंधा युग 1954 ईस्वी। ठीक है, तो रचनाकार के आधार पर यह कृतियों का सही अनुक्रम है। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, रचना काल की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, फिर इंद्रावती, फिर अनुराग बांसुरी। ठीक है, तो सबसे पहले मृगावती, फिर ज्ञानदीप, ठीक है, फिर है इंद्रावती, फिर है अनुराग बांसुरी। तो ये आदिकाल की रचनाएं हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम में हैं। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले निबंधकार आ गए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, प्रश्न के अनुसार सबसे पहले। ठीक है, इनका समय है 1864 से 1938 ईस्वी। 1864 से 1938 ईस्वी। फिर है रामचंद्र शुक्ल जी।
कौन? रामचंद्र शुक्ल जी, जिनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी, 1884 से 1941 ईस्वी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका समय है 1907 से 1979 ईस्वी, 1907 से 1979 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरह हमने देखा सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर रामचंद्र शुक्ल जी, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अच्छा अंत में है विद्यानिवास मिश्र जी। ठीक है, एक और है दोस्तों, भूल गई थी, ध्यान दें। ठीक, विद्यानिवास मिश्र जी, इनका समय है 1928 से 2005 ईस्वी, 1928 से 2005 ईस्वी, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौर करें, रचना काल के आधार पर निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है रचना काल के आधार पर। सबसे पहले श्रृंखला की कड़ियां, महादेवी वर्मा। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का निबंध है, निबंध संग्रह है, जिसका समय है 1942 ईस्वी। ठीक है, 1942 ईस्वी। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध अशोक के फूल। कौन सा? अशोक के फूल। कब, क्या है इसका समय? 1948 ईस्वी। ठीक है, अशोक के फूल 1948 ईस्वी। फिर है विष्णु प्रभाकर जी का निबंध संग्रह। ठीक, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, क्या समय है? 1952 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी। फिर है अज्ञे का निबंध संग्रह आत्मनेपद, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, 1960 ईस्वी। ठीक है, आत्मनेपद। तो ध्यान रखें, श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी, अशोक के फूल 1948 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, फिर है आत्मनेपद 1960 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि जिसका समय है 1885 ईस्वी। ठीक है, परीक्षा गुरु का समय है 1885 ईस्वी। ठीक है, फिर है निसहाय हिंदू। ठीक है, निसहाय हिंदू, जिसका समय है 1889 ईस्वी। ठीक है, निसहाय हिंदू 1889 ईस्वी। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, किसका? ये हरिओद का, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, 1899 ईस्वी। फिर है देहाती दुनिया, देहाती दुनिया। ठीक है, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय की रचना है देहाती दुनिया। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका समय है 1925 ईस्वी। तो ध्यान दें, परीक्षा गुरु 1885 ईस्वी, निसहाय हिंदू 1889 ईस्वी, 1889 ईस्वी। फिर है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, 1899। फिर है देहाती दुनिया 1925 ईस्वी। तो याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दे जरा, रचना काल के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है, सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, जिसकी पात्र हैं सुचरिता। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला, इसका समय है 1946 ईस्वी, 1946 ईस्वी। फिर है चारुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख। ठीक है, 1963 ईस्वी, चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी। फिर है पुनर्नवा। ठीक है, फिर है पुनर्नवा, इसका समय है 1973 ईस्वी, 1973 ईस्वी। फिर है अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, इसका समय है 1976 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो याद रखें, सबसे पहले बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, फिर है चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, फिर है पुनर्नवा 1973 ईस्वी, फिर है अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें,
रचना काल की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय, जिसका समय क्या है? 1903 ईस्वी। ठीक है, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में यानी पिछले प्रश्न पत्र में 11 वर्ष का समय 1911 बता दिया था। तो ध्यान रखें दोस्तों, 1911 नहीं होगा, 1903 ईस्वी होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, 1903 ईस्वी सही है। फिर है अगला प्रश्न, अगली रचना कहानी है दुलाई वाली, राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला की कहानी है दुलाई वाली। ठीक है, जिसका समय है 1907 ईस्वी। क्या है? 1907 ईस्वी। फिर है दोस्तों पंच परमेश्वर, कौन सी कहानी? पंच परमेश्वर। ठीक है, 1916 ईस्वी, पंच परमेश्वर। ठीक है, ध्यान रखें 1916 ईस्वी। फिर है दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन, अमरकांत की कहानी है दोपहर का भोजन। क्या समय है? 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। तो याद रखें कहानियां हैं, सबसे पहले 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, फिर है दुलाई वाली 1907 ईस्वी, फिर है पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी, फिर है दोपहर का भोजन 1956 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों, रचना काल के आधार पर नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले नाटक चंद्रावली, क्या है समय? 1876 ईस्वी, चंद्रावली 1876 1876 ईस्वी। फिर है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त, कौन सा? स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, 1928 ईस्वी। ठीक, फिर है झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है। ठीक है, झांसी की रानी, ध्यान रखें 1946 ईस्वी। ठीक है, फिर है कबीरा खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी का नाटक है। किसका? भीष्म साहनी का, कबीरा खड़ा बाजार में, जिसका समय है 1981 ईस्वी, 1981 ईस्वी। तो ध्यान रखें दोस्तों, सबसे पहले चंद्रावली 1876 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, फिर है झांसी की रानी 1946 ईस्वी, फिर है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी। ठीक, अगला प्रश्न है रचना काल के आधार पर। तो देख लो कि कितने प्रश्न बन रहे हैं रचना काल के आधार पर। तो ध्यान दें, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों का अनुक्रम बताना है, जरा ध्यान दें। सबसे पहले राज्यश्री, जिसका समय है 1915 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी। फिर है अजात शत्रु 1922 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी। फिर है चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। फिर है इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाटक ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक का समय है 1933 ईस्वी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात आएगी इनके नाटकों की तो ध्यान रखना दोस्तों, राज्यश्री 1915 ईस्वी, फिर आजाद शत्रु 1922 ईस्वी, फिर चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, फिर ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ध्रुव स्वामिनी का तो समय याद ही कर लें बिल्कुल। ठीक है, ये चारों की चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों को जरूर याद कर लेना और उनके समय को, क्योंकि नाटकों की वजह से ही वह प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ध्यान देना जरा आत्मकथाओं पर। ठीक है, गौर करें दोस्तों। आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, जिसका समय है 1956 ईस्वी, 1956 ईस्वी। फिर है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, जिसका समय है 1969 ईस्वी, 1969 ईस्वी। फिर है टुकड़े टुकड़े दास्तान राजेंद्र यादव, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ठीक है, 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी। फिर है दोस्तों अर्ध कथा, अर्ध
कथा, इसका समय है 1988 ईस्वी। क्या है? 1988 ईस्वी। याद रखेंगे। तो कौन कौन सी आत्मकथा है? सबसे पहले मेरी जीवन यात्रा 1956 ईस्वी, ठीक है। फिर है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, ठीक। फिर है दोस्तों टुकड़े टुकड़े दास्तान, ठीक, 1986 ईस्वी। फिर है अर्ध कथा 1988 ईस्वी, ठीक। याद रखेंगे। ये रचना काल के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। देखते हैं, यहाँ एक नोट है, जरा ध्यान दें। मेरी जीवन यात्रा 1946 में आई हुई आत्मकथा है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। तथा मेरी जीवन यात्रा, जरा ध्यान देना, क्योंकि मेरी जीवन यात्रा नाम से केवल राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा ही नहीं है, ठीक है। 2-3 रचनाकार और हैं जिनके नाम से ये रचना मिलती है, यानी आत्मकथाएं मिलती हैं। तो देखते हैं कौन से हैं वे रचनाकार। तो मेरी जीवन यात्रा 1956 राहुल सांकृत्यायन जी की कब आई? 1946 में। 1956 में किसकी आई? जानकी देवी बजाज की, ठीक है। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा नाम से ही 1956 में आई, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों याद रखेंगे दोस्तों। ये रचनाएं आत्मकथा विधा की रचनाएं हैं। यूजीसी द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं था।